हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे और केवीएस टीजीटी डब्ल्यूई की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि टाइम भी अब काफ़ी कम है। 12, 13 या 14 में से किसी भी दिन आपका एग्जाम हो जाएगा फेब में, ठीक है, फरवरी में। तो आई होप कि अब आपकी प्रिपरेशन अच्छे मोड में चल रही होगी। देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी जो सब्जेक्ट है वो भी आपके सिलेबस में है और काफ़ी स्टूडेंट इसकी डिमांड भी कर रहे हैं कि इस पर भी एक सेशन होना चाहिए। तो ठीक है, जस्ट उस पर एक सेशन रखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया है, वो भी केवीएस के ही क्वेश्चन पेपर हैं, जो कि केवीएस जरूरी नहीं कि ये टीजीटी डब्ल्यूई का ही हो, जो भी केवीएस में अब तक पूछे गए हैं अदर भी सब्जेक्ट्स में, तो उनसे मैंने कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया है। और मैंने जो टेक्निकल आपके एग्जाम होते हैं और भी काफ़ी सारे होते हैं, उनमें जिनमें पूछा जाता है कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक नॉलेज, वहाँ से मैंने उठाया है। तो आपको भी जहाँ से भी मिले, ज़रूरी नहीं कि यहीं से, वहाँ से आप क्या करो, बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर का, उनके अगर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं तो उनको आप करो। मैं एक इसके बेसिक नॉलेज पर एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर आप इसको भी करना, क्योंकि ये भी आपको एटलीस्ट 5 से 10 नंबर तो दे ही जाएगा। मतलब जो जिनका बिल्कुल भी नहीं तैयार, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट को आपको टच करना ही करना है। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं बहुत लगे इसको डीप में देखने की क्या है। पीएचडी करने लगोगे तो जो भी आपका अदर टेक्निकल पोर्सन है वो आपका फिर भूलने लगेगा, ठीक है। तो बस आप इसको एक बार देख लो, राइट, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सुन लो उसको, और ज़्यादा उसको उस पर पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो लगे आपको बस उसको नोट कर लो, राइट। तो चलिए, फिर इंट्रो वगैरह तो हो गया, अब हम लोग सीधा चलते हैं मुद्दे पर और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऑल डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज। कंप्यूटर प्रणाली के सभी डेटा डैश के रूप में दर्शाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ऑल डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज ओनली 2 numbers 0 and 1, numbers alphabets and symbols like plus, minus, asterisk, dollar, etc. एंड फोर्थ ऑप्शन इज नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस दैट अपीयर्स ऑन द कीबोर्ड। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल डेटा इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज ओनली 2 numbers 0 and 1, राइट। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ये केवल बाइनरी को ही रीड करता है, आपको पता होगा। तो इट यूजेज 2 digits, namely 1 and 0, to represent numbers. When we look at the computer, we see text and images and shapes to a computer. All of that is just binary data, ones and zeros, right? और इसको हम क्या बोलते हैं, जो बाइनरी डाटा होते हैं 1 और 0 को हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं या फिर बिट बोलते हैं, राइट, बिट। और आपको पता है कि 8 बिट में कितना होता है, 1 बाइट, राइट। 1 जो बाइट होता है उसमें कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। और फिर इसी तरीके से आपको पता होगा कि 1 किलोबाइट, जिसको आप KB बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, 1024 बाइट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, MB आ जाता है। तो MB आने के बाद क्या करोगे आप, 1024 में 1024 का गुणा कर दो, या फिर आप सीधा सीधा इस KB के टर्म में लिख दो, तो 1024 KB होता है, राइट। वैसे ही फिर MB के बाद क्या आता है, GB, जिसको हम लोग गीगाबाइट बोलते हैं, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो ये 1024 MB हो जाएगा। ऐसे ही फिर टेराबाइट आ जाएगा, टेराबाइट में 1024 क्या हो जाएगा, GB हो जाएगा। तो ये आपको जैसा कि पता होगा। तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, यही जो हमारा क्वेश्चन पूछा था, ऑल डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज ओनली 2 numbers 0 and 1, राइट। तो केवल वो बाइनरी में ही होते हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज पॉसिबल इन द स्लाइड शो ऑफ MS पावर पॉइंट। तो इनमें से कौन सा टास्क पॉसिबल है स्लाइड शो में, MS पावर पॉइंट के स्लाइड शो में। तो इसमें से दिया हुआ है कि A, ब्राउजिंग अ वेबसाइट, B, प्लेइंग अ यूट्यूब वीडियो, C, प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द क्लास। मीन्स कौन सा टास्क पॉसिबल है MS पावर पॉइंट में, कि हम लोग वेबसाइट को ब्राउज़ कर सकते हैं उसमें, या फिर यूट्यूब वीडियो को प्ले कर सकते हैं, कि किसी क्लास का रिजल्ट बना सकते हैं। तो तीनों ही चीज़ हम कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में, राइट। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, A, B एंड C। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो MS पावर पॉइंट होता है उसमें हम ब्राउजिंग भी कर सकते हैं वेबसाइट का, और यूट्यूब वीडियो भी प्ले कर सकते हैं, और कोई अगर रिजल्ट बनाना हुआ तो वो भी बना सकते हैं, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, The numeric data entered in the worksheet MS Excel is aligned by default. वर्कशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दर्ज संख्यात्मक डेटा डिफ़ॉल्ट रूप से डैश संरक्षित होता है। तो किधर होता है अलाइंड वो। तो अगर बात कर रहा है न्यूमेरिक डेटा की, तो न्यूमेरिक डेटा जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ पे टेक्स्ट की बात किया होता, जो न्यूमेरिक डेटा बात किया है उसकी जगह पे यदि टेक्स्ट की बात किया होता, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में हो जाता है, राइट। तो आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि हम बात करें टेक्स्ट की, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, टेक्स्ट में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके लेफ्ट साइड में होता है। और यहाँ पे वो देखिए डाटा दिखाया गया, तो डाटा हमेशा क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके राइट में होता है, राइट। जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसके राइट में और लेफ्ट में। तो टेक्स्ट लेफ्ट में, डाटा राइट में। तो ये आपको याद रखना है, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
डैश इज़ यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स। तो यहाँ पे पूछा गया है डैश का उपयोग एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है। तो किसका यूज़ किया जाता है टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स? मल्टीप्लेक्सर, मॉडुलेटर, मॉडेम या फिर डीमॉडुलेटर्स में से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि पूछ रहा है कि हम लोग किसका यूज़ करते हैं डिजिटल डाटा को कैरी करने के लिए ऑन एनालॉग लाइन्स। तो इसमें हम लोग मॉडेम का यूज़ करते हैं, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मॉडेम का यूज़ करते हैं। क्या होता है मॉडेम? मॉडेम अ डिवाइस दैट लिंक्स अ कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स थ्रू अ टेलीफोन लाइन्स। अगर हम बात करें किसी कंप्यूटर से कनेक्शन अगर हमको कराना है थ्रू अ टेलीफोन लाइन्स, तो वहाँ पे हमको क्या करना होगा, बीच में एक मॉडेम यूज़ करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टेलीफोन लाइन्स होती हैं वो क्या करती हैं, केवल आपका जो एनालॉग होता है, एनालॉग सिग्नल्स को ही ये ट्रांसमिट कर पाती हैं। तो अब उनको ट्रांसमिट करने के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर से हमको डिजिटल डेटा मिलता है, पहले उसको हमको एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडेम का यूज़ करते हैं। फिर ये जो एनालॉग में हो चुका कन्वर्ट, अब वो ट्रांसमिट होकर जब पहुंचता है दूसरे कंप्यूटर के पास, तो उसको चाहिए होता है जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में। तो अगेन हम एक मॉडेम का यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, वो अगेन उसको कन्वर्ट कर दे डिजिटल फॉर्म में। तो अब ऐसा करने के लिए पहले जो हमने मॉडेम यूज़ किया वो हम मॉडुलेटर का यूज़ करते हैं, और दूसरी जगह पे जो मॉडेम यूज़ करते हैं वो डीमॉडुलेटर का यूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से यूज़ करके हम लोग यहाँ से डेटा को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे कंप्यूटर की तरफ। तो बीच में हमने क्या यूज़ किया, मॉडेम, राइट। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, देखिए मॉडेम का मतलब MO + DEM, दैट मीन्स मॉडुलेटर एंड डीमॉडुलेटर का ये कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो यही बस इसका यूज़ है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, मॉडेम का यूज़ करते हैं हम लोग टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा VGA इज़, यहाँ पे VGA इज़ पूछा है किसके लिए स्टैंड करता है। जितने भी आपके फुल फॉर्म है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में करा दूंगा, काफ़ी सारा इस पे एक वीडियो में करा दूंगा मैं। तो VGA यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, राइट। वीडियो ग्राफिक्स एरे आपको याद रखना है। ये क्या होता है, बेसिकली आपने ऐसा देखा होगा कहीं पे, ये जैसे आप प्रोजेक्टर वगैरह को जब आपको स्टार्ट करना होता है तो आपके लैपटॉप में एक पोर्ट दिया हुआ होता है, उसमें आप ये VGA केबल को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, राइट। ये आपका क्या है, कनेक्टर है, और ये VGA केबल है। इसी के थ्रू आप क्या करते हो, प्रोजेक्टर वगैरह को स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पे जो VGA है वो क्या है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, राइट। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं डीप में किसी चीज़ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो इतना कुछ आपको बहुत डीप में जाकर के नहीं पढ़ना, बस समझ लेना है कौन क्या होता है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग MS एक्सेल। देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें MS पावर पॉइंट पे पूछा था कि कौन कौन से टास्क हो सकते हैं। यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग MS एक्सेल। अब MS एक्सेल पे कौन कौन से टास्क हो सकते हैं। पहला है A, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स रिजल्ट्स, अगेन वही चीज़। और दूसरा है स्टोरिंग नेम ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगर्स विद द घराना, एंड C है प्लेइंग म्यूजिक वीडियो। तो इनमें से कौन कौन सा टास्क किया जा सकता है MS एक्सेल पे, वो भी। तो देखिए हम लोग स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो फर्स्ट भी सही है। और B, स्टोरिंग नेम्स ऑफ इंडियन क्लासिकल सिंगर्स विद द घराना, ये भी करेक्ट है। हम लोग लिस्ट बना सकते हैं जो क्लासिकल सिंगर्स हैं। और थर्ड है प्लेइंग म्यूजिक वीडियो। तो देखिए यहाँ पे म्यूज़िक तो अब हम प्ले कर सकते हैं, अब जो भी बन गया है उसमें म्यूज़िक तो प्ले कर सकते हैं, बट वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं, राइट। तो C यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब A B, केवल A एंड B यही बस आपका करेक्ट होगा, ठीक है, A एंड B ओनली। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक MS एक्सेल में यहाँ पे दिखाया गया है, कुछ यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम दिए गए हैं ये सब, राइट। और उनको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। जैसे जैसे ये आप इसको प्ले करोगे तो ये जो ब्लू कलर से दिख रहा है वो आपको दिखेगा कैसे बढ़ते हुए जा रहा है। तो जिस जिसके नीचे आएगा वो चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे बजना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि म्यूज़िक तो यहाँ पे हम ट्रैक प्ले कर सकते हैं म्यूज़िक का, बट वीडियो नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो यहाँ पे C था वो क्या हो गया था, गलत हो गया था। केवल A एंड B ओनली, यही आप MS एक्सेल में इसी टास्क को आप कर सकते हो, राइट। रिजल्ट प्रिपेयर कर सकते हो या फिर कोई भी लिस्ट वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, डिवाइस दैट एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेट विथ इट आर कॉल्ड डैश डिवाइस। वे उपकरण जो कंप्यूटर में जानकारी दर्ज करते हैं और इसके साथ संसूचित करते हैं उन्हें डैश डिवाइस कहा जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनपुट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कंप्यूटर में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को फीड करते हैं, राइट। इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, फीड करते हैं, एंड कम्युनिकेट करते हैं। तो इन डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। अब आपसे पूछ दिया कोई भी कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, तो देखिए जैसे कीबोर्ड होता है, जो इनपुट डिवाइस है वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं इसमें। तो कीबोर्ड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। तो पहले हम इनपुट करते हैं, उसके बाद हम प्रिंटर के थ्रू क्या कर लेते हैं, उनको आउटपुट पर ले लेते हैं, राइट।
तो प्रिंटर जैसे फिर क्या हो जाएगा इसके लिए आउटपुट डिवाइस की तरह हो जाएगा। माउस से भी हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को फीड करते हैं, इनपुट करते हैं क्लिक करके, राइट। तो माउस भी इनपुट हो गया। जॉयस्टिक क्या होता है, जैसे हम गेमिंग वगैरह के लिए इसको यूज़ करते हैं, किसी एंगल पे हमको क्या करना हो गया, इंक्लाइन करना हो गया, ठीक है, मोड़ना हो गया या फिर उठाना हो गया, जंप कराना हो गया, तो हम लोग जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे ट्रैक बॉल है, ये भी माउस की तरह ही होता है। जैसे माउस को आप इधर उधर करके आप मूव करा सकते हो, तो ये केवल एक ही जगह पे रहता है। इसमें एक बॉल लगा होता है छोटा सा, राइट, उसको हम मूव कराते हैं और इनके बगल बगल में एक बटन दिया होता है, उनको आप क्लिक कर करके जैसे माउस में यूज़ करते हो सेम वैसे ही होता है, बस यहाँ पे फिक्स होता है ये, राइट, कहीं इसको हिलाना डुलाना नहीं पड़ता है। उसके बाद स्कैनर हो गया, स्कैन करते हो आप, ठीक है, कंप्यूटर में। उसको स्कैन करने के बाद फिर प्रिंटर से बाहर निकाल लेते हो, तो ये आउटपुट हो जाता है, ये आपका इनपुट हो जाता है। टच स्क्रीन है, ये भी आपका इनपुट होता है, लेकिन ये आउटपुट की तरह भी यूज होता है। वेब कैम है, देखिए आप अगर यहाँ से इनपुट कर रहे हो, आप किसी को टेलीकास्ट कर रहे हो कोई चीज़, तो आप जो यूज़ कर रहे हो वो इनपुट की तरह ये यूज़ होगा वेब कैम, लेकिन वहाँ पर जो आपको देख रहा है वो एज अ आउटपुट की तरह आपको देखेगा, तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हो सकता है। माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन आपका इनपुट हो गया कि आप यहाँ पे कुछ बोल रहे हो, राइट, और फिर स्पीकर से वो कोई आपको सुन रहा है, तो स्पीकर क्या हो जाएगा आपके लिए, आउटपुट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देखिए इनपुट हैं। तो आप यदि इनपुट एक बार याद कर लेते हो तो फिर आउटपुट को याद करने की जरूरत है नहीं, जो बचा कुचा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो मैं आपको सारा कुछ दे दे रहा हूँ कि इनपुट कौन सा है। अभी आपको देखिए मैंने जो बताया था यहाँ पे, देखिए वेब कैम जो है वो आपका क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों में यूज़ होता है। टच स्क्रीन भी ऐसे ही, देखिए आपका यहाँ पे जो हम लोग मॉडेम यूज़ करते हैं, उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में या तो उससे मॉडेम से हम लोग फीड कर सकते हैं कोई चीज़, या फिर अपने कंप्यूटर से इसको आउटपुट के तौर पे हम इससे कुछ निकाल सकते हैं, राइट। तो मॉडेम का भी यूज़ हम इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कर सकते हैं। ऐसे ही यूएसबी जो डिवाइस हैं, ये सब भी, ये जितने हमारे हैं वो क्या है, हमारे दोनों में यूज़ होते हैं। इनपुट एज ए इनपुट और आउटपुट दोनों यूज़ होते हैं, राइट। और यहाँ पे देखिए आपका जो स्पीकर हो गया, मॉनिटर पे हम लोग आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, इस वजह से इसको हम लोग आउटपुट के तौर पर इसको देखते हैं, राइट। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, राइट, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैं कुछ जो इनपुट हैं उनके नाम दे दिया हूँ, तो यही सब हमारे क्या है, इनपुट है। बाकी जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे, फिर हमारे आउटपुट हो जाएंगे। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल कार्ड रीडर OCR, राइट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर OBR, उसके बाद यहाँ पे आपका है वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, फिर ऑप्टिकल रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, राइट। इतने सारे क्या है आपके इनपुट है, बाकी जो बच्चे वो क्या हो जाएंगे, आउटपुट हो जाएंगे आपके। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंटेंस एक्सटेंशन ऑफ MS ऑफिस फाइल, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि क्या कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ MS ऑफिस फाइल्स को बता रहा है। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में MS ऑफिस फाइलों का एक्सटेंशन है। तो MS ऑफिस फाइलों का एक्सटेंशन इनमें से किस में है, तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, XLSX, DocX, PDFX, राइट, XLSX, DocX, PPTX, ऐसे ही XLS, Doc, PDF, PPT, Doc, PDF। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है XLX, DocX एंड PPTX, ये क्या है आपका MS ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन है, राइट। इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअली, फाइल एक्सटेंशन, अ फाइल एक्सटेंशन आर सिंपली एक्सटेंशन इज द सफिक्स एट द एंड ऑफ फाइल नेम दैट इंडिकेट्स व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट इज़। मीन्स ये क्या होता है, एक सफिक्स होता है जो कि एंड में होता है, किसी भी फाइल के एंड में लगा होता है। इससे हम बस क्या पता करते हैं, ये बस इंडिकेट करता है कि किस टाइप का फाइल है, राइट। फाइल एक्सटेंशन आपने देखा भी होगा कि किसी फाइल के पीछे लगा होता है .xlsx या फिर .docx, docx या फिर .pptx, राइट। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यही हमारा क्या है, MS ऑफिस फाइल का एक्सटेंशन है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, आपको बस इतना याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, disruptive program that spreads from program to program or from disk to disk is known as। एक विघटनकारी प्रोग्राम जो प्रोग्राम से प्रोग्राम या डिस्क से डिस्क में फैलता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, टाइम बॉम्ब या फिर ट्रोजन हॉर्स या फिर वायरस या फिर टाइम रिलेटेड बॉम्ब सीक्वेंस। तो सिंपल सी बात है, वायरस ऐसा होता है जो कि क्या करता है, ऐसा ये प्रोग्राम होता है, ऐसा ये वायरस है जो कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम क्या होता है या फिर डिस्क टू डिस्क क्या होता है, फैलता रहता है, जैसा कि आप जानते भी होगे वायरस के बारे में। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द एक्शन ऑफ यूजिंग अ माउस टू मूव एन आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का उपयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, प्लग एंड प्ले। तो क्या बोला जाता है इसमें, बताइए आप लोग। यहाँ पे द एक्शन ऑफ यूजिंग माउस टू मूव एन आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन। अगर
हम लोग क्या करें, माउस को कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे आपको सामने कोई आइटम है, उससे माउस से यदि हम उसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ पर लेकर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या हम उसको कॉपी पेस्ट बोलते हैं? नहीं, कॉपी पेस्ट में क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ को कॉपी करके किसी फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में लेकर के जाते हैं, वहाँ पेस्ट कर देते हैं। और कट पेस्ट में क्या होता है, अगर हम किसी फोल्डर में हैं, वहाँ पे कोई डेटा हमारा है, तो उस डेटा को अगर हम कट करते हैं तो वो वहाँ से हमेशा के लिए हट जाता है, राइट, वहाँ से हमेशा के लिए हट जाता है और दूसरे फोल्डर में ले जा करके उसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन कॉपी एंड पेस्ट में ऐसा नहीं होता है, अगर किसी फोल्डर में है वहाँ पर आपने कॉपी किया तो वहाँ भी रहेगा, उसका डुप्लीकेट दूसरे वाले फोल्डर में हो जाएगा, आपको पता होगा। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई आइटम है, यहाँ से आप माउस से इसको ड्रैग करके क्या करते हो, कहीं दूसरे जगह पे ड्रॉप कर देते हो, राइट। तो क्या होता है, यहाँ से ये हट करके यहाँ पे चला जाता है, राइट, यहाँ पे ये नहीं रह पाता है, फिर यहाँ पे चला आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। तो वहीं यहाँ पे पूछा गया था कि द एक्शन ऑफ यूजिंग माउस टू मूव एन आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन इज कॉल्ड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्लग एंड प्ले का मतलब कि कोई चीज़ आप क्या कर रहे हो, पोर्ट में प्लग कर रहे हो, उसके बाद स्टार्ट कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले, राइट। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ अ सिलेक्टेड टेक्स्ट एज इटैलिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में सिलेक्टेड टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक के रूप में बदलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो आपने देखा भी होगा कंप्यूटर में, जब हमको फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना होता है तो एक ही जगह पे आपको तीन तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक इटैलिक में चेंज करने के लिए, एक जो फॉन्ट होता है उसको बोल्ड करने के लिए, और एक अंडरलाइन करने के लिए। तो इटैलिक में चेंज करने के लिए आप कंट्रोल आई का यूज़ करते हो, और बोल्ड करने के लिए कंट्रोल बी, और कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, तो काफ़ी ईजी है। और तो यहाँ पे जो पूछा गया कंट्रोल आई का क्या हो जाएगा करेक्ट, इटैलिक में चेंज करने के लिए। जो अल्ट आई होता है उसका यूज़ हम इंसर्ट मेन्यू ओपन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं, आप देखोगे तो यूट्यूब पे इसके भरमार लगे पड़े हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर मैं भी वीडियो हो सकता है बना दूं, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी इसको देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाइल कंपोजिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स कैन नॉट बी केप्ट एज एम्प्टी। देखिए ईमेल से हमारा क्वेश्चन है, आप लोग ईमेल करते हो तो आप देखते होगे कि वहाँ पे आपको सब्जेक्ट भरना पड़ता है, टू भरना पड़ता है, और ये आपने नहीं देखा होगा या फिर देखा भी होगा तो डबल सी या BCC भी वहाँ पे होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे होता है। जब आप अपना ईमेल ओपन करोगे तो आप देखोगे वहाँ पे फ्रॉम होता है, जहाँ पे आपका खुद का यहाँ पे ईमेल एड्रेस होता है। टू मतलब आप जिसको यहाँ पे भेजना चाहते हो, उसके बाद यहाँ पे डबल सी, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जो टू लिखा होता है यहाँ पे भी एक ऐसा ही ऑप्शन होगा, राइट। जब उस पर क्लिक करोगे तो ये डबल सी और BCC भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप अपने ईमेल में जाकर के देख भी सकते हो जो आपके मोबाइल में है। तो डबल सी का मतलब होता है कार्बन कापी, BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कापी, और यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट भरना पड़ता है कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप डालना चाह रहे हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए टू जिसको आप भेजना चाह रहे हो, आप उसी का जब नाम नहीं भरोगे तो कैसे आप ईमेल को सेंड कर पाओगे, राइट। आप ये CC जो है उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, BCC छोड़ दो, सब्जेक्ट को छोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आपको भरना ही पड़ेगा, राइट। इन ऑप्शंस यहीं आपको दिया गया था। और देखिए CC का मतलब होता है, जैसे आप देखे होगे कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हो तो वो क्या करता है, जब भी अपना हिसाब किताब करता है तो हिसाब किताब जिस पे करता है उसके नीचे कार्बन कापी लगाया रहता है, उसके नीचे वाले पेज के नीचे एक और कार्बन कापी, ऐसे कार्बन कापी लगाया रहता है। तो वो क्या करता है कि ऐसे एक लोग का, जैसे कई लोग को उसको वही हिसाब भेजना है तो एक ही साथ वो सब पे छप जाता है, राइट। तो ऐसे ही ये भी होता है कि अगर आपको ईमेल करना है कई सारे लोगों को तो यहाँ पे सबका यहाँ पे वो क्या कर देता है, कार्बन कापी की तरह ये काम करता है और वो सब पे भेज देता है। और BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कापी होता है, यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हो उसका आपको लिस्ट पता होता है, लेकिन ब्लाइंड कार्बन कापी में जिसको भी आप भेज रहे होते हो उसकी लिस्ट तो होती है लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता होता है, राइट। ऐसे ही आप भेज देते हो। तो हल्का फुल्का ऊपर ऊपर से बस इतनी जानकारी आप रखो, राइट है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन सा फील्ड यहाँ पे एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा टू फील्ड यहाँ पे एम्प्टी नहीं होना चाहिए, किसको आप भेज रहे हो, राइट। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग refers to the capability of a computer to perform different kinds of work with same accuracy and efficiency। निम्नलिखित में से कौन समान यथार्थता और दक्षता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर की क्षमता को संदर्भित करता है। तो देखिए कंप्यूटर का क्या काम है कि वो चाहे किसी भी टाइप का काम करो, ठीक है, वो एग्जैक्ट एक्यूरेसी और एग्जैक्ट आपका एफिशिएंसी से काम करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग रिलायबिलिटी बोलते हैं, एक्यूरेसी, या फिर डिलीजेंस बोलते हैं, या फिर वर्सेटिलिटी। तो इसको हम लोग वर्सेटिलिटी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि एक वर्सेटाइल है, जो हमारा कंप्यूटर है एक वर्सेटाइल मशीन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स को सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो इसलिए इसको हम लोग वर्सेटिलिटी बोल सकते हैं, राइट, बहुमुखी प्रतिभा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। तो इनमें से कौन सा रोम का टाइप नहीं है, पी रोम,
डबल ई पी रोम या फिर डी रोम या फिर ई पी रोम, राइट। तो कौन सा नहीं है? तो पहले रोम होता क्या है, व्हाट इज़ रोम? तो रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इज़ अ डास ऑफ स्टोरेज मीडिया एंड यूज्ड इन कंप्यूटर, डाटा स्टोर्ड इन रोम कांट बी मॉडिफाइड, ठीक है, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इवन हम क्या करते हैं उसको एक बार देखिए, रोम इज़ अ नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, डाटा रिमेंस अनचेंज्ड इवन आफ्टर स्विचिंग ऑफ द कंप्यूटर। अगर आप स्विच ऑफ कर देते हो कंप्यूटर को तब भी वो डाटा चेंज नहीं होता है जो रोम में होता है, राइट। तो रोम क्या है? एक हमारा नॉन वोलाटाइल स्टोरेज है। ओके, तो अब यहाँ पे कौन सा इसमें से रोम का पार्ट नहीं है? तो वो आपका जो हो जाएगा डी रोम, राइट। डी रोम आपका रोम का पार्ट नहीं है। इसके 4 पार्ट हैं, ठीक है। इसको हम 4 पार्ट में क्लासीफाइड कर सकते हैं, एम रोम, पी रोम और ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम, राइट। ओके, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। जो आंसर था हमारा डी रोम ये नहीं है इसमें, बाकी पी रोम, डबल ई पी रोम और ई पी रोम ये क्या है? रोम के ही टाइप हैं। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 4 किलोबाइट मेमोरी। तो काफ़ी ईजी हो गया कि 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1024, राइट, 1024 बाइट। सो यहाँ पे हमको 4 किलोबाइट में पूछा है, तो 4 किलोबाइट का मतलब 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4096 आ जाएगा और फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, इन एन एक्सेल वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आर अलाइंड। देखिए अब अगेन वही क्वेश्चन जो हम लोग पहले देख चुके हैं कि यहाँ पे जो टेक्स्ट की बात कर रहा है वहाँ पे हमसे न्यूमेरिक डाटा की बात किया था, राइट। तो अगेन वही जो हमने आपको बताया था कि अगर कोई टेक्स्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक्सेल में आपके लेफ्ट साइड में होगा, राइट, और अगर कोई न्यूमेरिक डाटा होगा तो वो राइट साइड में होगा। तो इसको आप हमेशा याद रखोगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर। इसमें से कौन वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड या फिर नोट पैड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो थर्ड ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसर नहीं है। देखिए क्या होता है एक्चुअली, वर्ड प्रोसेसर इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू राइट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स, ले आउट द टेक्स्ट एंड सी हाउ द कंटेंट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। मीन्स जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो क्या करता है? वो लिखने के काम में आता है और डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के काम में आता है या फिर टेक्स्ट को लेआउट करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये किस में हो सकता है? एम एस वर्ड, वर्ड पैड या फिर नोट पैड में आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या करता है? ये जो आप लिख रहे हो इनको फॉर्मेट देने के काम में आता है कि आप इसको किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो, राइट। आप इनको किस फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो उनको फॉर्मेट देने के काम में आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो हो जाएगा वो वर्ड प्रोसेसर नहीं है, राइट, उसका एग्जांपल नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। बाकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड और नोट पैड इन्हीं के एग्जांपल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल फार्मूला। यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू 64/8/4 माइनस 2/2। यहाँ पे स्लैश आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, राइट। और ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है? डिवीज़न हुआ है। तो यहाँ भी देखिए हमको क्या होता है, जब इसमें हम लोग इस फार्मूला को देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। और सबसे पहली बात तो आप इसको याद रखोगे कि जब भी इसमें कोई फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो वो इक्वल टू कमांड देने के बाद स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ऐसे लिखा गया 64/8/4। तो पहले ये इसको रीड करेगा और इसमें भी हमारा चलता है कि पहले ये डिवाइड करेगा उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेगा, राइट। फिर यहाँ पे 2 ऐसे बाई 2 है तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना? देखिए ये 8 8 64 8 हो जाएगा, फिर बाई 4 है, माइनस 2/2 ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी और फर्स्ट ऑप्शन जो है 1 वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वैलिड फार्मूला कौन है? देखिए अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी फार्मूला स्टार्ट होता है तो इक्वल टू कमांड देने के बाद स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए $1 + $2 तो ये गलत हो जाएगा, इक्वल टू साइन नहीं है। यहाँ पे देखिए इक्वल टू साइन के बाद A1 - A2 + 2 है तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डबल इक्वल का दे दिया है सिंबल, इस वजह से ये गलत हो गया। यहाँ पे इक्वल और डॉलर कमांड दे दिया गया है तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसको याद रखना कि इक्वल टू साइन देने के बाद, कमांड देने के बाद हम क्या करते हैं? फार्मूले को स्टार्ट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 यू कैन इंसर्ट अ शेप और अ लोगो यूजिंग दैट विल कंटिन्यूसली अपीयर ऑन ऑल स्लाइड्स ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्या फील होगा ये हमको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 यू कैन इंसर्ट अ शेप आर लोगो यूजिंग डैश। तो किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी शेप को या फिर लोगो को, तो वो होता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे किसी भी शेप या फिर लोगो को इंसर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली स्लाइड मास्टर और ये जो नोट्स मास्टर है और हैंड आउट मास्टर है, ये तीनों हमको एक ही जगह पे देखने को मिल जाते हैं। जिसमें से स्लाइड मास्टर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको शेप दे सकते हैं या फिर एक लोगो इंसर्ट कर सकते हैं और वो हर एक पेज पे क्या होगा? आपके हर एक पेज पे
वैसा ऑटोमेटिकली अपीयर होगा हर जगह पे, ठीक है। यहाँ पे अपने लोगो दिया तो यहाँ भी अपने आप अपीयर हो जाएगा। तो ये स्लाइड मास्टर के थ्रू होता है, राइट। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, व्हेन यू वांट टू all your slides to contain the same font image such as logos, you can make those changes in one place, the slide master, and they will be applied to all your slides, right। यहाँ पे देखिए आपका स्लाइड मास्टर है और यहाँ पे दो और हैं, जिसमें से एक क्या है आपका नोट मास्टर है, राइट, जो यहाँ पे आपको दिया गया है नोट मास्टर, और एक हैंड आउट मास्टर है यहाँ पे, राइट। हैंड आउट मास्टर है, नोट मास्टर और हैंड आउट मास्टर यहाँ पे, और एक स्लाइड मास्टर। तो स्लाइड मास्टर का यूज़ हम लोग करते हैं जिससे हम लोगों को एक ही शेप या फिर लोगो हर एक स्लाइड पर देना होता है तब, राइट। ये देखिए यहाँ पे था आपका हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज्ड टू एंटर मल्टी लाइन टेक्स्ट इन अ सेल इन अ वर्कशीट। तो हम लोग किस की कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट बनाने में, राइट है, किसी भी सेल में सिंगल लाइन टेक्स्ट टू मल्टी लाइन टेक्स्ट। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको करने के लिए हम लोग अल्ट प्लस एंटर ये यूज़ करते हैं, राइट। थर्ड ऑप्शन जो है अल्ट प्लस एंटर, ये हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हम लोगों को सिंगल लाइन टेक्स्ट टू मल्टी लाइन टेक्स्ट करना होता है। इसके लिए हम एक कमांड देते हैं, वो भी आप याद कर लो तो बेटर है। याद क्या कर लो, मतलब एक बार बस सुन लो यहाँ पे। तो वो हम लोग देते हैं TEXT2MTEXT, राइट, मतलब टेक्स्ट टू एम टेक्स्ट, राइट, TEXT टू MTEXT। बस ऐसे ही आप एक बार सुन लो बस, ताकि ये आपको बस पता रहे, राइट। सिंगल लाइन टू मल्टी लाइन कन्वर्ट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। जिप फाइल्स आर कंप्रेस्ड फाइल। हाँ बिल्कुल, जिप फाइल जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंप्रेस्ड फाइल्स होती हैं। अ फाइल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। अगला है कि ईच फाइल हैज़ अ प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन नेम। एंड फोर्थ है PDF इज़ अ टाइप ऑफ पोर्टेबल फाइल। हाँ तो PDF जो होता है वो क्या होता है, हमारा पोर्टेबल फाइल होता है, इसका फुल फॉर्म ही होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ईच फाइल हैज़ अ प्राइमरी नेम एंड एक्सटेंशन नेम, बिल्कुल यहाँ पे जो फाइल होता है उसका एक प्राइमरी और एक एक्सटेंशन नेम होता है, हमने देखा भी था जैसे अभी पिछले ही क्वेश्चन में। तो थर्ड भी हमारा करेक्ट है। और जिप फाइल जो होता है कंप्रेस्ड फाइल होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि अ फाइल नेम कांट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। ऐसा नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर वो रख सकता है। दो तरह के जैसे होते हैं, FAT होता है और एक NTFS होता है। तो FAT में जो होता है 11 टाइप के क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि इसमें 256 टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। तो बिल्कुल स्पेशल कैरेक्टर्स, ये स्पेशल कैरेक्टर की बात नहीं है, तो बिल्कुल स्पेशल कैरेक्टर्स रख सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसमें से कौन सा डेट टाइम से रिलेटेड फंक्शन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो देखिए यहाँ पे डेट टाइम से रिलेटेड कौन कौन, देखिए इक्वल टू साइन से शुरू है, इक्वल टू मंथ्स, और फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, राइट, इक्वल टू क्वार्टाइल स्मॉल ब्रैकेट्स, इक्वल टू डेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स, और इक्वल टू मिनट्स मिनट केवल, राइट, इक्वल टू मिनट स्मॉल ब्रैकेट। देखिए डेट टाइम से रिलेटेड कौन कौन है, मंथ हो गया, डेट हो गया, और ये मिनट वाला। बाकी जो क्वार्टाइल है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही मैच नहीं कर रहा है, तो ये गलत है, मतलब नॉट अ डेट टाइम रिलेटेड फंक्शन है। तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी मंथ, डेट और मिनट ये क्या हमारे डेट और टाइम से रिलेटेड है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सिंबल टू बी यूज्ड वाइल इंसर्टिंग फार्मूला इन अ सेल ऑफ स्प्रेडशीट। अगेन वही क्वेश्चन देखिए कि फर्स्ट सिंबल हम लोग क्या यूज़ करते हैं वाइल इंसर्टिंग अ फार्मूला इन अ सेल ऑफ अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट पर अगर हम लोग को कोई फार्मूला इंसर्ट करना होता है तो पहले हम लोग इक्वल साइन का यूज़ करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स। पहला है कि पेज मार्जिन इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इट कांट बी चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, चेंज कर सकते हैं हम लोग, राइट, पेज मार्जिन को। अगला है कि डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ हेडर एज वेल एज फुटर। डॉक्यूमेंट्स के पास दोनों हेडर और फुटर एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहा है। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसका मतलब फाल्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ के बीच में जो लाइन स्पेसिंग होती है इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है इनमें से। तो ट्रिपल, सिंगल, डबल, 1.5 लाइन्स। तो सिंगल भी होता है, डबल भी होता है स्पेसिंग, 1.5 का भी स्पेसिंग होता है, लेकिन ट्रिपल नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू ईमेल POP स्टैंड्स फॉर। अगेन देखिए हमारा फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म में आपको एक ही जगह पे कराने वाला बहुत सारा। तो यहाँ पे POP किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा,
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, राइट, फर्स्ट ऑप्शन जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अब जो आगे के इसी तरह के क्वेश्चन हम बेसिक लेकर आएंगे, राइट है, जो बेसिक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।